साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग बात करेंगे समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि समसामयिक घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का इतिहास, संक्षिप्त में विश्व इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कवर कर लिया था, जिसे देखने के लिए सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था? सबसे पहले राज्य व्यवस्था का क्या अर्थ है? मतलब किसी भी देश को संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से चलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। आइए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए वह भारतीय संविधान के लिए आधार एक कार्य के रूप में सिद्ध हुआ। आइए देखते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन के बारे में। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। वहीं आगे देखते हैं, लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। इनमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष एवं बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। यहाँ देखते हैं हम लोग संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ व उनके अध्यक्ष, यानी संविधान सभा से संबंधित प्रमुख कई समितियों का भी गठन किया गया था। उन्हीं समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष के बारे में यहाँ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की संबंधी समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद, 25 भाग व 12 अनुसूचियां शामिल हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा राष्ट्रगान जन गण मन है। वहीं आगे देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके बाद आइए महत्वपूर्ण संविधान के स्रोतों के बारे में अध्ययन करें। यहाँ दिया गया है ब्रिटेन से किन किन विषयों को लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं।
वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि विषयों को कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं आयरलैंड से लिए गए नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों आदि का विषय शामिल है। वहीं जर्मनी के संविधान से लिया गया विषय क्या है, तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। अर्थात जर्मनी से जो भी विषय लिया गया है उसमें यह कहा गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का भी स्थगित कर दिया जाएगा। सोवियत संघ से मूल्य कर्तव्यों को लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि विषय दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विषय जापान के संविधान से लिया गया है। आइए संविधान के महत्वपूर्ण भाग उससे संबंधित अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। भाग एक में संघ और उसके क्षेत्र है और यह 1 से 4 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 2 नागरिकता का विषय है, 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। भाग 4 क मूल्य कर्तव्य, यह 51 क अनुच्छेद में दिया गया है। वहीं भाग 5 संघ सरकार से संबंधित उपबंध 52 से 151 अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 6 राज्य से संबंधित उपबंध 152 से 237 अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 अनुच्छेद से 242 अनुच्छेद तक वर्णित है। वहीं भाग 9 की बात करें तो पंचायतों से संबंधित विषय 243 से 243 9 तक अनुच्छेद में वर्णित है। भाग 9 क नगर पालिकाएँ 243 त से 243 यह 6 तक का वर्णन किया गया है। आगे है भाग 9 ख में सहकारी समिति जो उससे संबंधित विषय है और यह 243 ZH से 243 ZT तक अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भाग 15 निर्वाचन है, इसका विषय 324 अनुच्छेद से 329 क तक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वहीं भाग 17 की बात करें तो राजभाषा है इसका विषय और 343 से लेकर 351 अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360 अनुच्छेद के अंतर्गत है। वहीं भाग 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन है इसका विषय और यह 368 अनुच्छेद में वर्णित है। और संविधान की अनुसूचियाँ उनसे संबंधित विषय जो यहाँ पर दिया गया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित विषय हैं। आइए पहली अनुसूची की बात करें तो यह इससे संबंधित अर्थात पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का संबंधित विषय है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित विषय है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का विषय शामिल है। चौथी अनुसूची की बात करें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध का विषय 5वीं अनुसूची में शामिल है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध का विषय जो है छठी अनुसूची में शामिल है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का विवरण है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। वहीं 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता साबित कर देना का विषय जो है 10वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। संविधान की प्रस्तावना, अक्सर संविधान की प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम लोग को अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। आइए दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं इसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण दिया गया है। आइए संविधान की प्रस्तावना,
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों ये था संविधान का प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, अर्थात संविधान के प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। इसके बाद है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 और के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। श्री रामुलु की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया है। और श्री रामुलु की जो मृत्यु हुई थी यह भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। इसके बाद है भारत के क्षेत्रीय परिषदें, जिनके बारे में देखेंगे। पहला है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसमें सम्मिलित राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर शामिल हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय चेन्नई है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी इस परिषद में शामिल हैं। इसके बाद है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय कोलकाता है और इस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्य आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है मध्यवर्ती यानी कि 5वीं क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज मुख्यालय है इसका। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। इसके बाद विशेष तथ्य क्या दिया गया है यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा ही हल किया जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भारत में नए राज्यों का गठन कब कब किया गया है, उसकी तिथि दी गई है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया। तो यह 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को किया गया था। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया। वहीं सिक्किम राज्य का गठन 16 मई 1975 को किया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को गठित हुए तथा गोवा 30 मई 1987 को गठित किया गया। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया तथा झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया तथा अंत में तेलंगाना राज्य जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना, इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया है। यहाँ पर प्रमुख तथ्य और याद रखने योग्य बात यह है कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था, जो इस प्रकार क्रम से यहाँ पर दिया गया है। इसे आप देख सकते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अति महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त था, परंतु 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। इसके बाद है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल है। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है।
26 जनवरी 2020 में 20 से केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया। इसकी राजधानी दमन है। इसके बाद है नागरिकता। नागरिकता क्या है यहाँ पर देखेंगे। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को एकल या एकहरी नागरिकता प्रदान करता है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य मौलिक अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार मात्र बना दिया गया है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। पहला, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में इसका विवरण मिलता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत अर्थात अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अर्थात इसे हम छुआछूत की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सेना अथवा विधि संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। इसके बाद है दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत इसका विवरण मिलता है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है तो वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19(1) क वाक और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अंग भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। तथा छठा है अनुच्छेद 19(1) 6 जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है। क्या है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाएगा। उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा है उसे अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार होगा। इसके बाद है आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी नियोजन में नहीं रखा जाएगा। काम कराना कानूनी अपराध होगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार आदि उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा प्रमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अक्सर इस प्रश्न को पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है अथवा किसने कहा था। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 1952 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 के छोड़कर बाकी सभी निलंबित अर्थात लागू नहीं रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आइए इसके बारे में देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था यह है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। इसके बाद है आपको मित्रों अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। इसके बाद अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, मौलिक कर्तव्य। आइए मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, अर्थात सोवियत संघ से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची। 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख में दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग में दिया गया है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
देश की घ है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। उसके बाद है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 6 दिया गया है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट है यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। विशेष तथ्य है मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसके बाद है दोस्तों संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण तथ्य है राष्ट्रपति, जिसे यहाँ हम लोग देखें क्या है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वह विवरण मिलता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। चलिए निर्वाचन से संबंधित क्या बात है यहाँ पर देखते हैं। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में यहाँ क्या दिया गया है इसे देखेंगे। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात कार्यकाल 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर यथावत बना रहता है। इसके बाद है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद का त्याग कर सकता है। इसके बाद शपथ ग्रहण के बारे में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। महाभियोग क्या है तो अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। आइए इस सारणी के अंतर्गत हम लोग भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम लोग वीडियो को अंत करेंगे। आइए देखते हैं पहला राष्ट्रपति कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक थे। दूसरा राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक थे। जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। बीबी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक।
आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक, शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक, के आर नारायणन 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक, APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक, और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। इसके बाद प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक, तथा वर्तमान में भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।